हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है क्लास में, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में। तो यहाँ हम हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ की हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ की परीक्षा के लिए एक बहुत ही बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलते हैं और उसी के साथ आज की क्लास है जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं स्टार्टिंग से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो टेस्ट सीरीज है वो तो हमेशा अपलोड होती ही है, डेली 1 क्लास या 2 क्लास अपलोड होती हैं ऐसी टेस्ट सीरीज। और उसके साथ ही आज कुछ विस्तार से अध्ययन भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केवल क्वेश्चन आंसर पढ़ना या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना यही पर्याप्त नहीं है। हमें इसके साथ साथ विस्तार से भी अध्ययन करना चाहिए, ताकि हम उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से आज मैंने जो पहली वीडियो बनाई है, ये आज की वीडियो का यही उद्देश्य है कि आप विस्तार से अध्ययन कर पाएँ और प्रमाणित बुक जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बुक है, उसके आधार पर ही लिखी हुई ये बुक है। दृष्टि आईएएस से संबंधित है, जिसमें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के ग्रंथ को आधार बनाकर वर्णन किया गया है। क्योंकि शुक्ल जी की जो बुक है, हालाँकि वो बुक भी मेरे पास है, लेकिन उसकी थोड़ी भाषा कठिन है। ठीक है, उसको भाषा को उसको समझने में थोड़ा दिक्कत रहती है। तो इसलिए मैंने इस बुक को लिया है, क्योंकि इसमें वहीं से तथ्य लिए गए हैं और काफ़ी अच्छी बुक है ये। तो आप अगर इससे तैयारी करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदे होंगे। चलिए इसी का हम आज विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहले यहाँ पर है साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। तो साहित्य इतिहास के लेखन से ये क्लास हमारी स्टार्ट हो रही है। इसमें पहला पॉइंट है, देखिए कि हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से उल्लेख्य ग्रंथ भक्ति काल से ही मिलने लगते हैं, जैसे गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णव की वार्ता। किसने लिखी है 84 वैष्णव की वार्ता? गोकुलनाथ ने। और 252 वैष्णव की वार्ता है। और नाभादास ने लिखी है भक्तमाल। तो किंतु कवियों का विवरण मात्र होने से इन्हें इतिहास ग्रंथ नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें केवल कवियों का ही विवरण है। इसी के आधार पर इसको इतिहास ग्रंथ नहीं माना गया है। उसके बाद आता है अगला पॉइंट कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का आरंभ 19वीं सदी में गार्सा दत्तासी कृत स्तुवार द लित्यतुर एंदुई एंदुस्तानी से माना जाता है। तो प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? 19वीं सदी में जो गार्सा दत्तासी ने लिखा था इतिहास ग्रंथ स्तुवार द लित्यतुर एंदुई एंदुस्तानी। हालांकि इसकी भाषा थी फ्रेंच, उन्होंने इसकी रचना फ्रेंच भाषा में की थी, लेकिन हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ तो इसे माना ही जाता है, क्योंकि हिंदी के इतिहास के संबंधित था, लेकिन भाषा इसकी फ्रेंच थी। ठीक है, हिंदी भाषा में लिखा हुआ पहला नहीं है, परंतु हिंदी साहित्य के बारे में लिखा हुआ पहला है और भाषा इसकी फ्रेंच रही थी। और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो 4 प्रमुख पद्धतियाँ रही हैं वो इस प्रकार हैं। देखिए, पहले में आती है वर्णानुक्रम पद्धति। पहली पद्धति मानी गई है वर्णानुक्रम पद्धति। इसमें रचनाकारों का विवरण उनके नाम के प्रथम वर्ण के क्रम से दिया गया है। ठीक है, वर्ण के क्रम से दिया गया है। जैसे कि हमारी हिंदी वर्णमाला होती है, आप देखते हैं, अगर आपको कोई 4 शब्द दे दिया जाए, जैसे माना, जाता, यह, तरह, अगर आपको ये 4 शब्द दिए जाए तो आप इनको वर्णों के क्रम पर लगाओगे कि वर्णमाला में क से ज्ञ के बीच में पहले कौन आता है। जैसे च छ ज पहले आता है, फिर त थ द, तो फिर त आता है, द ध म आता है, फिर य आता है। तो किस प्रकार आपका क्रम बनेगा? तो पहले आप तरह लिखोगे, फिर जाता लिखोगे, फिर माना लिखोगे, फिर यह लिखोगे, है ना। ये आपका क्रम हो गया। तो ये वर्णों का क्रम है। इसी आधार पर वर्णानुक्रम पद्धति है, जिसमें जो प्रथम वर्ण थे उनके क्रम के आधार पर यह इतिहास लेखन किया गया था। तो उदाहरण के लिए तुलसीदास, चिंतामणि और केदारनाथ, ये आपको उदाहरण दे दिया गया। तो सिंह का समय भले ही भिन्न भिन्न, लेकिन क्रम इस प्रकार होगा। इनका समय तो अलग अलग है। तुलसीदास भक्ति काल में आते हैं, चिंतामणि रीति काल में आते हैं, केदारनाथ सिंह जो आते हैं ये पीछे के युग में आते हैं कहीं, तो प्रगतिवाद हमें, या शायद कहीं इधर। तो ये क्या है, देखिए, क्रम तो बिल्कुल अलग है, लेकिन इनको एक साथ कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? इनके जो नाम वर्ण थे, क पहले आ गया, जबकि ये लास्ट में है, पर इनको पहले रख दिया गया। च ये बाद में है, ये पहले, मतलब कि ये क्या हो, आगे पीछे हो गए हैं। तो ये इनके वर्णों का क्रम था। आगे पॉइंट है कि इसे ऐतिहासिक दृष्टि से असंगत माना गया। असंगत क्यों माना गया? क्योंकि पीछे वाला पहले आ जा रहा है, पहले वाला पीछे चले जा रहा है, कालक्रम तो इनका है ही नहीं, इसलिए असंगत माना गया।
क्योंकि यह इतिहास लेखन नहीं शब्दकोश लेखन की तरह है। ये क्या है? शब्दकोश लेखन है। जैसे हम शब्दकोश में देखते हैं कौन सा शब्द पहले आता है, शब्द के आधार पर हम शब्दकोश में शब्द को ढूंढते हैं, बिल्कुल वही इसके साथ भी हो चुका था। तो इसलिए फिर क्या है अगला कि गार्सा दत्तासी और शिवसेन सेंगर ने इसका प्रयोग किया है, जो लेखक हैं जिन्होंने कि वर्णानुक्रम पद्धति अपनाई है इतिहास लेखन में। क्वेश्चन हो सकता है कभी इस प्रकार कि इतिहास लेखन में गार्सा दत्तासी ने कौन सी पद्धति अपनाई है, शिवसी सेंगर ने कौन सी पद्धति अपनाई है, तो इनके द्वारा क्या पद्धति अपनाई गई है? वर्णानुक्रम पद्धति इनके द्वारा अपनाई गई है ना। तो इनके द्वारा अपनाई गई है वर्णानुक्रम, किसके? गार्सा दत्तासी और शिवसी सेंगर के द्वारा। फिर अगली पद्धति जो आती है इतिहास लेखन की वह है कालानुक्रम पद्धति। जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा, कालानुक्रम यानी कि काल के अनुक्रम पर, जो कि काल समय के आधार पर लिखी गई है। इसमें जो रचनाकारों का विवरण है उनके काल यानी कि समय के क्रम से दिया गया है, जो उनका समय रहा, और रचनाकार की जन्मतिथि को आधार बनाया गया है। मतलब कि रचनाकार की जो जन्मतिथि है, जिस आधार पर उनका जन्म हुआ है, तो बड़े से छोटे की ओर यानी कि सबसे पहले से बाद की ओर इसमें क्रम लगाया गया है, जो कालानुक्रम पद्धति है। इतिहास लेखन की दृष्टि से इसे भी अधूरा समझा जाता है, क्योंकि इस पद्धति के लिखे ग्रंथ भी वर्णानुक्रम पद्धति की तरह कवि वृत्त संग्रह मात्र होते हैं। लेकिन क्या है, देखो इसे भी अधूरा समझा गया है, क्योंकि जो लिखे ग्रंथ थे वर्णानुक्रम पद्धति की तरह कवि वृत्त संग्रह केवल मात्र रहे हैं। अगला है जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने इसका प्रयोग किया है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कालानुक्रम पद्धति को अपनाया है, मिश्र बंधु ने भी अपनाया है। यद्यपि ग्रियर्सन में विधेयवादी पद्धति के भी कुछ आरंभिक सूत्र मिलने लगते हैं, तो विधेयवादी पद्धति का भी इसमें प्रारंभ हो चुका है, फिर भी इनकी कालानुक्रम पद्धति को ही माना गया है। सबसे पहले जैसे एक क्वेश्चन एक बार आया भी है कि काल के आधार पर सबसे पहले किसने इतिहास लेखन किया था, तो जॉर्ज ग्रियर्सन का उसमें नाम आता है। अगला प्रश्न है, अगली पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। तो वैज्ञानिक पद्धति अपनाई है, जिसमें पहला पॉइंट है इसमें ग्रंथकार निरपेक्ष और तटस्थ रहकर तथ्य संकलन कर उसे क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। दूसरा है कि इतिहास लेखन सिर्फ तथ्य संकलन ही नहीं है, बल्कि उनकी व्याख्या विश्लेषण की भी मांग करता है, अतः इस पद्धति को भी अपरिपक्व माना जाता है। तो केवल तथ्य संकलन किया गया है, लेकिन उसका व्याख्या उसका विश्लेषण नहीं हुआ है, तो यह भी अपरिपक्व मानी गई है पद्धति। और अगली पद्धति आती है विधेयवादी पद्धति। तो फ्रेंच विद्वान तेन ने इसे सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया था, और तेन ने इस पद्धति को 3 शब्दों के माध्यम से स्पष्ट किया। अब तेन ने जो विधेयवादी पद्धति है इसके लिए कौन से 3 शब्द स्पष्ट किए हैं उसको देख लेते हैं। तो देखिए, जाति, वातावरण और क्षण विशेषण। जाति बताया है, वातावरण बताया है और क्षण विशेष बताया है। इस पद्धति के अनुसार किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जाति परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण और सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन विशेषण आवश्यक है। अगला पॉइंट है कि इसे इतिहास लेखन की व्यापक, स्पष्ट एवं विकसित पद्धति माना गया है, क्योंकि इसके द्वारा साहित्य के विकास प्रक्रिया को बहुत कुछ स्पष्ट किया जाता है। ये कौन सी पद्धति है? विधेयवादी पद्धति। ठीक है, ये विधेयवादी पद्धति है जिसको कि ज़्यादा समर्थन किया गया है। और हिंदी में सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया। तो हिंदी में सबसे पहले शुक्ल जी ने विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया है। जैसे क्वेश्चन हो सकता है कि रामचंद्र शुक्ल ने किस पद्धति को इतिहास लेखन में अपनाया है? उन्होंने अपनाया है विधेयवादी पद्धति को। उनके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह आदि प्रख्यात जो इतिहासकार थे, इन्होंने भी इस पद्धति को आगे बढ़ाया, यानी कि इसी पद्धति का इन्होंने भी अनुसरण किया। यह तत्व उनके निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट होता है। अब किस से यह पता चलता है कि उन्होंने इस पद्धति को अपनाया है? वह है शुक्ल जी का एक कथन, जैसे वो बोलते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बैठना ही साहित्य कहलाता है। तो ये शुक्ल जी का एक कथन है। और इसी प्रकार हम देखते भी हैं, जब उन्होंने वीर गाथा का वर्णन किया है, जो उन्होंने वीर गाथा काल आदिकाल को नाम दिया है, तो उन्होंने
कुछ कुल 12 रचनाएँ हैं जिनको कि आधार बनाया है, ठीक है? और जिसमें कि वीर रस की प्रधानता थी, वीरता का जिसमें वर्णन हुआ था, उसी के आधार पर उन्होंने उसे समय उसको नाम भी दिया था, वीरगाथा काल नाम। तो यह उनका क्या था, वहाँ की उन्होंने चित्तवृत्ति को, मतलब कि जो साहित्य में जनता की जो चित्तवृत्ति थी, उसी के आधार पर उन्होंने वहाँ पर उस काल को आदिकाल यानी कि वीरगाथा काल नाम दिया था। तो इसी के साथ आज की यह वीडियो हमारी यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके आगे के टॉपिक लेके, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि डेली आपको इस प्रकार की वीडियोज़ यहाँ पर मिलती रहेंगी, जिससे आप अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।